अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लॉजिक्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स की डेफिनेशंस और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस, खासकर डी मॉर्गन लॉज डिस्कस किए हैं। आज हम लॉजिक्स के रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ये हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर के रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर भी यूज़ होता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लॉजिक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉजिक क्या होता है, लॉजिक है क्या। लॉजिक, व्हाट इज़ लॉजिक? या सिंपली define logic. Logic is the discipline that deals with the methods of reasoning. स्टूडेंट, हम बात करेंगे लॉजिक की। तो लॉजिक एक ऐसा डिसिप्लिन, एक ऐसा असूल है कि जो मेथड्स ऑफ रीजनिंग के मुताबिक वर्क करता है, मेथड्स ऑफ रीजनिंग के साथ डील करता है। तो मेथड्स ऑफ रीजनिंग से मुराद, देखें, हम किसी चीज़ की रीज़न देते हैं। जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं कि जैसे आप लोग यहाँ से घर से बाज़ार जाते हैं, अपने घर वालों को इन्फॉर्म किए बगैर चले जाते हैं, तो आप जब वापस आते हैं तो उन्हें रीज़न बताते हैं कि हम क्यों बाहर गए थे, वजह क्या थी। या जब आप वर्क करते हैं, जब आप क्लास रूम में बैठे हुए हैं, आप वर्क कर रहे हैं, किसी और जो है ना काम में बिज़ी हो जाते हैं, तो टीचर के क्वेश्चन पे आपको रीज़न देनी पड़ती है कि आप क्यों जो है ना किसी और क्लास का वर्क कर रहे हैं, किसी और सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं। इसी तरह जब लॉजिक के अंदर हम बात करते हैं तो लॉजिक में हमारे पास जो भी बात आती है, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ कि जैसे हम स्विच को, लाइट को ऑन करते हैं या ऑफ़ करते हैं, तो अगर ऑन करते हैं तो हमारे पास लॉजिक ये है कि हम ऑन करेंगे तो करंट उसमें फ़्लो होगा, मतलब करंट उसमें पास होगा, इसलिए जाके लाइट ऑन होगी। और अगर ऑफ़ कर देते हैं तो वो करंट का फ़्लो रुक जाएगा, जिस वजह से उसकी जो है ना आगे करंट का फ़्लो रुक जाने की वजह से लाइट ऑफ हो जाएगी। तो स्टूडेंट, लॉजिक यही है कि किसी भी चीज़ को मेथड ऑफ रीजनिंग के मुताबिक एक्सप्लेन करना, बताना लॉजिक कहलाता है। अब नेक्स्ट हम डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है स्टेटमेंट। Statement, it is a declarative statement that is either true or false but not the both। मतलब ये कि स्टेटमेंट एक ऐसी डिक्लेरेशन सेंटेंस होता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करने का सेंटेंस होता है कि जिसके अंदर या तो वो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, लेकिन दोनों नहीं आ सकते। अब अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखाऊं, ट्रूथ टेबल इसे इसलिए कहा जाता है कि इसमें ट्रू और फॉल्स का ज़िक्र आता है। तो अब देखें कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है तो उसके पास हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। तो अगर हमारे पास एक कंडीशन में यहाँ पर फ़र्ज़ किया ले लेता हूँ कि या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, या दूसरी कंडीशन में ले लेता हूँ या फॉल्स होगी या फिर ट्रू होगी, तो इन दोनों में से या ये रहेगी या ये रहेगी या ये, इन चारों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आपके पास वैलिड होगी। देखें, अगर कोई स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हो जाती है तो आप उसको फॉल्स नहीं कह सकते, या कोई फॉल्स है तो उसके लिए आपके पास ट्रू नहीं हो सकती। तो यही चीज़ है, आपके पास स्टेटमेंट जब भी आपके पास आएगी या तो ट्रू होगी या हम उसे फॉल्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं पहले स्टेटमेंट की, कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं नंबर लेता हूँ कि 2 + 3 = 6। अब देखें, 2 + 3 तो 5 होता है, वो 6 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो कंडीशन है ये आपके पास फॉल्स आ जाएगी। अब आपके पास कोई भी जो है ना सॉलिड जो है ना तरीका नहीं है कि आप इसको कहें कि ये 5 6 के बराबर हो सकता है।
तो इसका मतलब ये है कि बस अगर ये ट्रू है तो ट्रू रहेगी, ये फॉल्स है तो फॉल्स रहेगी। तो ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसी तरह अगर मैं ले लेता हूँ 2 + 3 = 5, तो आप इसको फॉल्स नहीं कह सकते, आप इसको ट्रू कहेंगे। तो ये आपके पास स्टेटमेंट्स थी जिसमें हमने ट्रू या फॉल्स की डिस्कशन की। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स। प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हमारे पास मतलब जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट ट्रू लिखते हैं, स्टेटमेंट फॉल्स लिखते हैं, तो उस स्टेटमेंट के लिए एक स्टेटमेंट को हम 2 बार लिख रहे हैं या ट्रू लिख रहे हैं या फॉल्स लिख रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल्स लिखने पड़ते हैं, कुछ वेरिएबल्स उसको ज़ाहिर करने के लिए। ये देखें, फ़र्ज़ किया कि अगर आप एक लिख रहे हैं, ये ट्रू लिख दिया, फॉल्स लिख दिया, ये ट्रू लिख दिया, तो अब ये एक बार फॉल्स है, ये एक बार ट्रू है, तो दूसरा आप लिख देते हैं एक बार ट्रू और फिर फॉल्स। अब यहाँ पे देखें, पहले फॉल्स लिखा हुआ है फिर ट्रू, यहाँ पे पहले ट्रू लिखा हुआ है फिर फॉल्स। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, या उनको प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स कहते हैं। वो प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स हमारे पास स्मॉल p, q या r इस तरह की जो है ना हम लेटर्स में उसको लिखेंगे। तो ऐसे लेटर्स ये जो स्मॉल में p, q, r वगैरह आएंगे, ये आपके पास प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉजिक कनेक्टिव्स की। लॉजिक कनेक्टिव्स से मुराद ये कि ऐसे जो है ना सिंबल्स, ऐसी चीज़ें जो लॉजिक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। तो इसमें चंद एक सिंबल्स हैं, मैं 1 to 1 करके यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। पहली सिंबल आपके पास ये लिखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं नॉट। ये लिखा हुआ है हाउ टू रीड, तो इसको हम पढ़ते हैं नॉट। अब सिंबॉलिक एक्सप्रेशन में अगर देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो हम प्रोपोर्शनल वेरिएबल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे, मैं सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो p, q और r यूज़ करेंगे। r यहाँ पर हम कम यूज़ करेंगे, हम इन दो को यूज़ करेंगे, p और q को। अब देखें, सिंबल हमारे पास ये है, इसको हम रीड करेंगे नॉट, और पढ़ते भी इसको, लिखते हम इस तरह हैं और पढ़ते हम नॉट हैं। तो अगर मैं यहाँ पर p को यूज़ करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप रीड करेंगे नॉट p, नॉट p रीड करेंगे। तो स्टूडेंट ये पहली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारे पास लॉजिक की आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है एंड, इसको हम एंड लिखते हैं। ये बेसिकली, ये मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, जैसे हम इंटरसेक्शन लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन जैसा आपका लिखा हुआ होता है, ये उसी तरह की सिंबल होती है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ये इस तरह राउंड करके, गोल करके नहीं डाली जाती है, इस तरह डाली जाती है। तो एंड इसको पढ़ते हैं, और एंड हमेशा दो जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होगी। तो जैसे आपके पास एक वेरिएबल p है और दूसरा वेरिएबल आपके पास q है, तो आप p एंड q लिखेंगे, रीड इसको करेंगे p एंड q। आप इस तरह इसको रीड करेंगे, साथ मैंने इसकी रीडिंग भी लिख दिया। उसके बाद आपके पास ये सिंबल आ रही ही है, तो इसको हम r पढ़ते हैं, ARER नहीं, ये वाला r, r से मुराद या, जो जिसे हम कहते हैं। तो ये भी दो के लिए यूज़ होगा, PRQ। इसको जब रीड करेंगे तो PRQ रीड करेंगे आप। उसके बाद ये जो सिंबल एरो लगा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं इफ़, और फिर यहाँ पर कोई जो चीज़ लिखी हुई हो वो, और देन आगे इम्प्लाइज पढ़ देते हैं इसे। तो इफ़ और देन, इफ़ और देन से मुराद ये है कि अगर ये भी दो को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो मैं यहाँ p इम्प्लाइज q लिख रहा हूँ, तो ये देखें मैंने सिंपली पढ़ा है इसको इम्प्लाइज, इम्प्लाइज ये डायरेक्टली इसको पढ़ा जाता है, लेकिन हम इसको इफ़ और देन भी पढ़ सकते हैं। इफ़ और देन कैसे पढ़ेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे इफ़ p देन q, इफ़ p देन q, या डायरेक्टली आप पढ़ सकते हैं p इम्प्लाइज q, ऐसे p इम्प्लाइज q। उसके बाद ये जो आपके पास डबल एरो वाली लगी हुई है, डबल एरो से जो है ना, ये इसकी दोनों साइड पे एरो का जो सिंबल बनी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट,
इज इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट को जब आप रीड करोगे तो P इक्विवेलेंट Q या इफ़ एंड ओनली इफ़, इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। आप इस तरह भी इसको रीड कर सकते हैं और आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q या P इज़ इक्विवेलेंट टू Q, P इज़ इक्विवेलेंट टू Q या P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ लॉजिक कनेक्टिव्स थे, लॉजिक कनेक्टिव्स जो लॉजिक्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इनके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास इसके रिलेटेड लॉजिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें चंद एक ट्रुथ टेबल हुए हैं जो वैलिड होते हैं। वो टेबल्स अगर आपको समझ आ जाएं, उनके रिलेटेड डेफिनेशंस अगर समझ आ जाएं तो आपके लिए टिपिकल नहीं रहता इस टॉपिक को समझना। उसमें सबसे पहली बात हम करते हैं नेगेशन की, कि नेगेशन होती क्या है। नेगेशन जैसे अभी हम नेगेटिव की बात की है, उसके उलट की बात की है, तो नेगेशन क्या है कि इट इज़ डिनोटेड एज नेगेशन P मीन्स नॉट P। उसको हम रीड कैसे करेंगे, नॉट P के तौर पर रीड करेंगे। इट डिफाइंस एज इफ़ P इज़ ट्रू देन नेगेशन P इज़ फॉल्स, के उलट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास P है यहाँ पे और उसका उलट हमारे पास नेगेशन P है, तो बात क्या की गई है कि इफ़ P इज़ ट्रू, ये ट्रू है तो नेगेशन इसकी क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी, उसका उलट हो जाएगी। और इसी तरह एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा से मुराद ये कि इसी तरह अगर ये फॉल्स है तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगी। तो आपके पास इसकी दो कंडीशन ही नेगेशन की बन रही है कि ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू आ जाएगी। मतलब ये कि जो आपके पास वैल्यू दी हुई है, जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, वो स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमें नेगेशन P ऑलरेडी दी हुई है, तो इस नेगेशन की हम दोबारा से जब नेगेशन लेंगे तो ये नेगेशन की सिंबल ख़त्म हो गए, आपके पास सिंबल P आ जाएगी। ये बात याद रखनी है कि जब आप नेगेशन का दोबारा से नेगेशन लें, ये नेगेशन है ना, तो ऐसे नेगेशन इनटू नेगेशन P लेते हैं तो ये नेगेशन और नेगेशन ख़त्म होकर वापस आपके पास P आ जाता है। तो ये आपके पास फर्स्ट डेफिनेशन थी नेगेशन के, ये आपके पास नेगेशन P। पहले तो बात ये है कि उसको नॉट P लिखते हैं और अगर वो फॉल्स होगी तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू है तो उसकी स्टेटमेंट नेगेशन फॉल्स आ जाएगी। तो इस तरह आपने इसको लेना है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q। अभी हमने बात की थी इस सिंबल की, तो ये दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए यूज़ होती है। तो कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q, अब यहाँ पे देखें वर्डिंग कौन सी यूज़ हुई है, एंड की। तो एंड के लिए सिंबल हमारे पास कौन सी है, ये सिंबल है, इज़ डिनोटेड बाय P एंड Q एंड इज़ डिफाइंड एज। डिफाइन कैसे होगी कि कंजंक्शन इज़ ट्रू। कंजंक्शन क्या है, फ़र्ज़ किया आपके पास पहली स्टेटमेंट P है, दूसरी स्टेटमेंट Q है। ट्रूथ टेबल पे आप देखते जाएं कि कैसे हो रहा है। तो कंजंक्शन इसकी हो जाएगी P एंड Q। अब कंजंक्शन हमारे पास क्या होगी कि कंजंक्शन इज़ ट्रू ओनली इफ़ बोथ कंपोनेंट्स आर ट्रू। ये P और Q आपके पास कंपोनेंट्स हैं, ये जब दोनों ट्रू होंगे तो ये कंजंक्शन आपके पास ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। वरना दूसरा तरीका क्या है कि उसकी बाकी जो भी कंडीशन आ रही है उसमें वो फॉल्स रहेगी। अब पहले तो हम P और Q को लिखना सीखते हैं कि इनको हम कैसे लिखेंगे। अब देखें P जो है, फर्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट जो आपके पास होगी कंपोनेंट लिखा हुआ, उसमें पहले दोनों अपने ट्रू लिखने हैं, अगले दोनों फॉल्स लिखने हैं। ये जब आप स्टेटमेंट, ये बात याद रखें। एक बात यहाँ भाई मैं बता देता हूँ, अगर आप ये कंपोनेंट दो यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट दो यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे चेक करेंगे 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 2, तो ये 4 आ जाती है। मतलब टोटल आपने यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स लेनी है। और अगर
यहाँ पे आप 3 ले लेते हैं, P Q और R 3 ले लेते हैं, तो ये 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको 8 लेनी पड़ेंगी। ये कब? जब 3 होंगे। जब 2 होंगे तो उस वक्त आपको 4 लेनी है। अब यहाँ पे देखें, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये दोनों ट्रू। पहली जो भी स्टेटमेंट होगी उसमें आपने क्या करना है, पहले 2 ट्रू रखने हैं, फर्स्ट 2 ट्रू एंड नेक्स्ट 2 और फॉल्स। ये मैंने इसकी कंडीशन साथ लिख दी है कि फर्स्ट 2 जो होंगे वो ट्रू होंगे और नेक्स्ट जो है ना 2 फॉल्स होंगे। अब जब दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे तो आप पहली स्टेटमेंट उसकी ट्रू, फिर दूसरी फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, एक एक करके लिखेंगे। पहली ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स लिखेंगे, फिर ट्रू लिखेंगे, फिर फॉल्स लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन की डेफिनेशन जो आपके पास है, ये मेन जो बात बताई गई है, ये डेफिनेशन आपने यहाँ से देखनी है कि इज़ ट्रू ओनली व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर ट्रू। अब ये दोनों कंपोनेंट आप देखें ट्रू है तो इसको हम ट्रू करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि एक कंपोनेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, एक कंपोनेंट ट्रू है, एक फॉल्स है, दोनों फॉल्स हैं। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है दोनों ट्रू वाली, तो ये फिर सारी स्टेटमेंट्स आपके पास फॉल्स आ जाएंगी। तो स्टूडेंट, ये था कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल। और यहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई है कि जब आपके पास स्टेटमेंट्स 2 आ जाएं, मतलब 2 कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हो, P और Q, तो उस वक्त आपने 4 जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखनी हैं। और जब आप एक ही कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त आपने 2 लिखनी हैं। तो किस हिसाब से 2 या 4 लिखनी है वो मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, जैसे कंजंक्शन की हम बात की है, तो कंजंक्शन बेसिकली वर्डिंग से ही ज़ाहिर होता है, कंजक्ट करना, जोड़ना, जोड़ने के लिए यूज़ होता है। और डिसजंक्शन से मुराद ये है कि ये उसको अलग करता है, जोड़ता नहीं है। तो डिसजंक्शन क्या है? डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज़ PRQ, मतलब उसको लिखा कैसे, रीड कैसे किया जाएगा, PRQ एंड इज़ रिटन एज PRQ, और लिखने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। Disjunction is true when at least one of the component is true. डिसजंक्शन कब ट्रू होगा? जब उसका कम से कम एक कंपोनेंट, मतलब दोनों, फर्ज किया पहला कंपोनेंट P है, दूसरा Q है, तो डिसजंक्शन हम PRQ लिखेंगे। तो अगर एक कंपोनेंट इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो, कोई एक ट्रू हो, ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रू, दोनों भी ट्रू हो सकते हैं, कोई एक भी ट्रू हो सकते हैं, लेकिन ट्रू का वर्ड उसमें ज़रूर होना चाहिए। तो फिर उसकी जो आपका डिसजंक्शन होगा वो आप ट्रू लिखेंगे। इफ़ बोथ कंपोनेंट्स आर फॉल्स, ये लास्ट बात जो है, अगर दोनों कंपोनेंट फॉल्स होंगे तो वो फॉल्स होगा। तो इन दोनों में से कोई एक बात आप याद रख लें कि दोनों कंपोनेंट अगर फॉल्स हैं तो फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू रहेगा। और अगर दोनों में से कोई एक कंपोनेंट ट्रू है तो वो ट्रू होगा, और वरना फॉल्स हो जाएगा। तो हम इसके ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। तो ट्रूथ टेबल में अगर फर्स्ट, पहले तो हम इसके स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि ट्रू और फॉल्स किस तरह लिखने हैं। अभी मैंने बात की थी कि जब आपके पास 2 स्टेटमेंट्स हों, तो ये देख लें 2 स्टेटमेंट हैं, 2 की पावर 2 4, टोटल आपके पास ये 2 कंपोनेंट्स हैं, तो टोटल आपके पास 4 स्टेटमेंट्स आएंगी। तो पहली 2 ट्रू, अगली दोनों फॉल्स रखनी है। और यहाँ पर पहली ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, एक एक करके रखनी है। अब जो डिसजंक्शन की डेफिनेशन है ये और की है। ये बात याद रखें कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी, ये इस तरह लिखा होगा, या इस तरह लिखा होगा, या इस तरह होगा, या इस तरह, इनमें सिंबल्स लिखी हुई होंगी, वहाँ पर वर्डिंग नहीं लिखी होगी, कंजंक्शन, डिसजंक्शन वगैरह नहीं लिखा होगा। तो उसके लिए आपको ये जो है ना सिंबल्स का तरीक़ाकार लिखने का और इनको याद रखने का पता होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रू हैं, तो दोनों में से कोई एक ट्रू होना ज़रूरी है, तो दोनों ट्रू हैं, ये ट्रू रहेगा। यहाँ भी एक ही ट्रू है, यहाँ भी एक ट्रू है। अब यहाँ पर दोनों फॉल्स आ गई हैं, तो इसका रिज़ल्ट आप फॉल्स लिखेंगे। ये था डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल, जिसमें हमने सीखा कि अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो आपके पास रिज़ल्ट ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इम्प्लीकेशन या कंडीशनल, जिसे हमने इम्प्लाइज पढ़ा था। ये जो सिंबल आपने लिखी थी इसको हमने इम्प्लाइज का नाम दिया था, इम्प्लाइज। तो इसी को हम इम्प्लीकेशन या कंडीशनल कहते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें पी इम्प्लाइज क्यू, मतलब ये एरो यूज़ हो रहा हो अगर दो स्टेटमेंट के दरमियान में, तो उसको इम्प्लीकेशन कहेंगे, उसको कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन कहेंगे। वेर पी इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट ये फर्स्ट पे लिखा हुआ है और ये आपके पास सेकंड पे लिखा हुआ है। तो ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट पे कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पी ही पहले हो। अब देखें मैं इसको लिखता हूँ क्यू इम्प्लाइज पी, तो फर्स्ट पे आपके पास क्यू आ गया है और सेकंड पे आपके पास पी आ गया है। तो फर्स्ट जो होगा वो एंटीसीडेंट होगा और सेकंड जो होगा वो कॉन्सिक्वेंट होगा। तो इसमें कंडीशनल होता क्या, पहले तो बात हमने ये की है कि पी इम्प्लाइज क्यू, अगर इस तरह की सिंबल लिखी हुई हो तो वो कंडीशनल होगी और उसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी हुई होगी, फर्स्ट जो भी कंपोनेंट है वो आपके पास आ जाएगा एंटीसीडेंट और सेकंड कॉन्सिक्वेंट आ जाएगा। अब कंडीशनल क्या है, कंडीशनल इज़ फॉल्स व्हेन एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट से मुराद फर्स्ट पे लिखा हुआ जो कंपोनेंट है वो है, इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल्स। तो कॉन्सिक्वेंट सेकंड पे होगा। तो मतलब ये है कि जब आप कोई भी कंडीशनल देख रहे हैं तो उसमें जो, जैसे ये P इम्प्लाइज़ Q या फिर Q इम्प्लाइज़ P, इनमें से आप कोई देख रहे हैं तो ये इसका फर्स्ट है, ये इसका सेकंड है, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है। तो आपने क्या देखना है कि फ़र्स्ट आपके पास क्या होना चाहिए, फ़र्स्ट आपके पास ट्रू होना चाहिए और सेकंड आपके पास फॉल्स होना चाहिए। तो उस वक्त जो आपके पास इम्प्लीकेशन बनेगी वो आपके पास फॉल्स आ जाएगी। बस इतना सारा आपने रिज़ल्ट याद रखना है। ये बस आपने इतना सारा याद रखना है कि फ़र्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स है, तो आपके पास वो उसके जो इम्प्लीकेशन बनेगी कंडीशनल, इसका बनेगा कंडीशनल, वो फॉल्स आ जाएगा। तो लेते हैं हमारे पास एक स्टेटमेंट P है, एक स्टेटमेंट Q है, तो हम इसको पहले लिखेंगे P इम्प्लाइज़ Q। अब देखें, पहली तो बात इनको लिखना आना चाहिए कि पहली दो ट्रू, फिर अगले दो फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। अब ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट पे P है तो ये आपका फर्स्ट आ गया और ये आपका सेकंड आ गया। तो आपने ये कंडीशन जहन में रखनी है, तो उसके मुताबिक हमने इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट ये कंडीशन आप ढूंढें जहाँ पे फर्स्ट ट्रू, ये फर्स्ट P है तो P ट्रू कहाँ है, P यहाँ पे ट्रू है लेकिन सेकंड फॉल्स नहीं है। यहाँ पे P ट्रू है, ये वाली कंडीशन आप देखें कि ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आपके पास फॉल्स बन गया। इसके अलावा हम किसी को भी बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा सीधा उसको ट्रू लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें, फर्स्ट को देखते जाएं, ये ट्रू है ना, तो आप उसकी सेकंड देखें कि क्या फॉल्स है या नहीं। यहाँ फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू रहेगा। अब यहाँ फर्स्ट ट्रू थी, सेकंड फॉल्स आ गई तो हमने फॉल्स लिखा। अब यहाँ फर्स्ट ही दोनों पहली फॉल्स हैं तो ये आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो ये आपके पास कंडीशनल या इम्प्लीकेशन है जिसके मुताबिक हमने इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल में डबल कंडीशन हमारे पास बन रही होती है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इस तरह की सिंबल लगी हुई हो उसको आप बाई कंडीशनल कहेंगे। द स्टेटमेंट P, इसको इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ सकते हैं आप, या इक्विवेलेंट टू पढ़ सकते हैं कि P इज़ इक्विवेलेंट टू Q, या P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q इज़ कॉल्ड बाई कंडीशनल। इट इज़ रिटन एज P इक्विवेलेंट टू Q और Q इक्विवेलेंट टू P, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। अब जो असल बात यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की हम करते हैं कि P एंड Q बोथ आर सेम। सेम से मुराद या तो दोनों ट्रू होंगे या दोनों फॉल्स होंगे। अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो आपका रिज़ल्ट ट्रू रहेगा, आपका रिज़ल्ट ट्रू रहेगा, अदरवाइज़ आपका रिज़ल्ट फॉल्स आ जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की। पहले मैं फिर से एक बार इसको डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी जिन दो स्टेटमेंट में ये वाली सिंबल आपके पास लगी हुई हो तो उन स्टेटमेंट में आपने क्या देखना है कि ये दोनों स्टेटमेंट जहाँ पे सेम हैं, ये दोनों स्टेटमेंट अगर सेम हैं
तो रिज़ल्ट आपने क्या लिखना है, ट्रू। रिज़ल्ट आपने लिखना है ट्रू, अदरवाइज़ आपने उसको क्या लिख देना है, फॉल्स। तो हम ट्रूथ टेबल की बात करते हैं, ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है पी एंड क्यू, और हम इनके जो है ना पी इक्वलेंट टू क्यू फाइंड कर रहे हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हो ये बार बार जो है ना रिपीट हो रही है, बात के पहले दो ट्रू फिर दो फॉल्स, फिर इसका पहला ट्रू फॉल्स। अब देखें हम इस कंडीशन को यूटिलाइज़ करेंगे कि अगर दोनों हमारे पास सेम हैं, तो ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं और ये दोनों सेम हैं, इन दोनों को देखते हुए हम इनका रिज़ल्ट ट्रू लिख देंगे। और अगर ये सेम नहीं है तो अदरवाइज़ हमारे पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। स्टूडेंट ये इस तरह आपके पास बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है कंडीशनल के रिलेटेड ही है। आपको कंडीशनल फाइंड करना आना चाहिए, जिसमें ये एरो लगा होता है उसमें हम कंडीशनल फाइंड करते हैं। और कंडीशनल में हमने जो बात देखी थी उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड हमारे पास फॉल्स है, तो उस वक्त कंडीशनल आपके पास फॉल्स होगा, अदरवाइज़ कंडीशनल आपके पास ट्रू आ जाएगा। तो इस कंडीशनल को देखते हुए जब हम कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करेंगे, तो इसमें आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं इसकी बात करता हूँ इन्वर्स की। इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो स्टेटमेंट आपके पास लिखी हुई है P इम्प्लाइज Q जो लिखा हुआ है, आप इन दोनों का नेगेशन लें और इनकी मदद से ये कंडीशनल दोबारा फाइंड कर लें। मतलब जब P की नेगेशन लेंगे तो वो सारी वैल्यूज़ उसकी उलट जाएंगी, जब Q की नेगेशन लेंगे तो सारी वैल्यूज़ उलट जाएंगी, और उन नेगेशन से जो नई वैल्यूज़ आपके पास बनेगी उन दोनों वैल्यूज़ को आप जो है ना इस तरह कंडीशनल बनाएं, और जो नया आपके पास वैल्यू आएगी वो आपके पास कन्वर्स आ जाएगा इस स्टेटमेंट का, या सॉरी इन्वर्स आ जाएगा। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स ये होगा कि इनकी वैल्यूज़ अगर P पहले है तो आप Q को पहले रखें और P को बाद में रख लें। कन्वर्स आपके पास क्या है, कन्वर्स आपके पास सिंपल है कि आप जो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको बाद में ले जाएं और जो बाद में है उसको पहले ले आएँ, वो दी हुई स्टेटमेंट का जो है ना कन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स क्या है, जो दी हुई स्टेटमेंट है उसकी दोनों जो आपके पास कंडीशनल दो कंपोनेंट्स दिए हुए हैं P और Q, उन दोनों का नेगेशन ले लें। उसके बाद लास्ट जो आपके पास कंट्रा पॉजिटिव है, तो कंट्रा पॉजिटिव क्या है कि कंट्रा पॉजिटिव आपके पास ये जो कन्वर्स आपने फाइंड किया हुआ है, आप इसकी जो है ना प्लेसेस चेंज कर दें, मतलब इसको उलट दें। तो नेगेशन Q को पहले लिख लें और नेगेशन P को बाद में लिख लें, तो ये आपके पास कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव आ जाएंगे। स्टूडेंट ये मैंने आपको यहाँ पे जस्ट इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बताई है कि किसको किस तरह लिखना है। अब जो इनका प्रूफ है, जब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में बहुत सारी इनके रिलेटेड बातें आ रही हैं, तो क्वेश्चन करेंगे उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव कैसे फाइंड करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन है टोटोलॉजी, कि ऐसी स्टेटमेंट जिसकी तमाम वैल्यूज़, पॉसिबल वैल्यूज़ ट्रू हो जाएं, उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। स्टेटमेंट कौन सी हो सकती है, फ़र्ज़ किया कि लेट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमें ये कहा गया है कि ये हमारे पास P इम्प्लाइज Q है एंड P, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है। लेट मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जब हम इस स्टेटमेंट को फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो जो हमारे पास पॉसिबल रिज़ल्ट उसके बन रहे हैं, अगर सारे रिज़ल्ट टोटोलॉजी, अगर सारे रिज़ल्ट उसके ट्रू आ जाएं तो उसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अब्सर्डिटी, तो अगर इस स्टेटमेंट के सारे रिज़ल्ट अगर हमारे पास फॉल्स आ जाते हैं, मतलब ये कि ऑल रिज़ल्ट्स, अगर उसके तमाम रिज़ल्ट्स की बात करनी है, ऑल रिज़ल्ट्स ट्रू हैं तो ये आपके पास बनेगी, और ऑल रिज़ल्ट्स अगर इसके आपके पास फॉल्स आ जाते हैं तो ये आपके पास अब्सर्डिटी बनेगी।
उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीजेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी क्या है कि ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, मतलब मिक्स अप दोनों रिजल्ट्स, बोथ रिजल्ट्स अगर कि अगर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी कि P इम्प्लाइज Q एंड P, अगर इस स्टेटमेंट में कोई एक दो रिज़ल्ट ट्रू और फॉल्स इस तरह मिक्स हो गए आ जाते हैं, इस तरह का रिज़ल्ट आ जाता है, तो देखें यहाँ पर ट्रू भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है, ना कोई एक खालस नहीं आ रहा, या दोनों ट्रू या सारे ट्रू या सारे फॉल्स नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो दी हुई स्टेटमेंट है ये आपके पास है कॉन्टीजेंसी बन रही है, मिक्स अप आ रहे हैं। टोटोलॉजी तमाम वैल्यूज़ अगर ट्रू आ जाएं तो टोटोलॉजी होगी, तमाम वैल्यूज़ अगर फॉल्स आ जाएं तो अब्सर्डिटी होगी, और अगर मिक्स हो जाएं आपके पास एक दो वैल्यू ट्रू हो जाएं एक दो वैल्यू फॉल्स हो जाएं तो वो कॉन्टीजेंसी होगी। उसके बाद आगे क्वांटिफायर की बात करते हैं। तो क्वांटिफायर क्या है? ऐसा वर्ड या ऐसी सिंबल जो क्वांटिटी का आइडिया या नंबर्स का आइडिया कन्वे करते हैं उनको क्वांटिफायर कहते हैं। तो दो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वांटिफायर हैं, उनकी बात करते हैं। और ये अक्सर पेपर में आता है, बल्कि ये एजे के 2017 में भी ये डेफिनेशन आ चुकी है। इसी तरह टोटोलॉजी और कॉन्टीजेंसी और आपके पास जो अब्सर्डिटी हैं ये भी आपके पास मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में पाकिस्तान के आ चुकी हैं। तो ये आपने इस डेफिनेशन को लाजमी देखना है कि क्वांटिफायर क्या है, क्या ऐसा वर्ड या ऐसी सिंबल जो क्वांटिटी का आइडिया कन्वे करता हो या नंबर्स का आइडिया कन्वे करता हो, मतलब ये कि कितने हमारे पास नंबर्स हैं, कितनी क्वांटिटी है या क्या है चीज़, तो ये आपके पास क्वांटिफायर है। तो इसके आगे दो मज़ीद बातें हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं क्वांटिफायर की। पहली है हमारे पास सिंबल ये फ़ार, उल्टा है जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं फ़ार ऑल। फ़ार ऑल से मुराद तमाम चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। ये डेफिनेशन अक्सर आती है कि डिफ़ाइन यूनिवर्सल क्वांटिफायर या डिफ़ाइन क्वांटिफायर एंड आल्सो डिफ़ाइन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो यूनिवर्सल क्या है कि फ़ार ऑल मतलब जो तमाम चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और ये जो सिंबल है जिसको हम उल्टा ई लिखते हैं ये देर एग्जिस्ट के लिए यूज़ होती है, और इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहा जाता है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में होना, मतलब ये कि एग्जिस्ट होना। फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे 1 2 3 की बात करता हूँ, तो 3 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है इसके अंदर। तो ये आपके पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और यूनिवर्सल क्वांटिफायर थे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस लॉजिक्स के रिलेटेड पढ़ी हैं और उनके ट्रुथ टेबल डिस्कस किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोगों को हर सूरत प्रिपेयर करना है और इसको वॉच लाजमी करें ताकि आने वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है वो हम इन डेफिनेशंस का यूज़ मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस में करेंगे, और ये जो हमारे पास एक्सरसाइजेज़ जो मैं डिस्कस करूँगा इनके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज़ हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा बोर्ड का पेपर कह सकते हैं आपके शामिल होता है, मतलब मैक्सिमम इस चैप्टर में से चीज़ें इन टॉपिक्स में से शामिल की जाती हैं। अगर इनके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मज़ीद अगर कोई भी प्रॉब्लम नज़र आती है, कोई ट्रुथ टेबल समझ नहीं आता, तो आप लाजमी कमेंट में डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं मज़ीद इसको क्लियर करूँगा, मज़ीद इन कंसेप्ट्स को बिल्डअप करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।